हुमायूं के मकबरे में मकामी लोग बहुत कम और गैर मकामी लोग बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे। खान अपनी यादाश्त के सहारे बाग के कोने में रखी एक लोहे की बेंच पर बैठ गया। एक दाल बेचने वाला लड़का कब से उसका मुंतजिर वहाँ दूसरे कोने में दुबका खड़ा था। खान को देखते ही वो तेजी से उसकी तरफ दिल्ली की मखसूस करखनदारी जबान में दाल की सिफात बयान करता लपका और ना चाहने के बावजूद खान ने उससे दाल का पैकेट खरीद लिया। लड़का उसका शुक्रिया अदा करता हुआ वापस चला गया। खान का दिल बिल्कुल कुछ खाने पीने को नहीं चाह रहा था। यहाँ इस मजार के अहाते में बैठकर उसे अपना सब कुछ छिना हुआ खोया हुआ सा महसूस हुआ, जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। उसे इस अहाते में मौजूद बेशुमार कब्रों के खंडरात से अपनी कौम का शानदार माजी बेदार होता दिखाई दे रहा था। कुरूने वस्ता के मुगलिया हुक्मरानों का जाहो जलाल यहाँ की एक एक साल खुर्दा ईंट से झलकता था। लेकिन खान माजी की तारीख के खंडरात में पनाह लेने की बजाय हाल की चीरादस्तियों का सामना करना चाहता था। ठीक 11 बजे उसने अपनी जेब से एक नीले रंग का रुमाल निकाला और दिल्ली के नौजवान लड़कों के से अंदाज में उसे बांध लिया। लोहे की इस ठंडी बेंच पर अपने साथ ही उसने अपनी दूसरी जेब से 4 मीनार सिगरेट की एक डिब्बी और माचिस निकाल कर रख दी और अब दाल से बजाहिर लुत्फानंदोज हो रहा था। 11:30 बजे तक उसके दिल की धड़कनों ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली थी। उससे पहले कि वो उठकर खड़ा हो जाए, कोई अचानक ही उसके पीछे से नमूदार हुआ। नौवारिद ने बड़े सलीके से सर पर पगड़ी बांध रखी थी और इस सुर्ख पगड़ी के नीचे एक नीले रंग की बिल्कुल उसी कपड़े की बनी हुई पट्टी भी दिखाई दे रही थी जैसा कि उसका रुमाल था। सत श्री अकाल जी। आने वाले ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसके नजदीक बैठते हुए कहा, एक सिख का इतना एहतराम तो कीजिए महाराज कि 4 मीनार जेब में रख लें। उसने खान को अपनी पहचान करवाने के लिए पहला कोड वर्ड इस्तेमाल किया। ओह क्षमा करना सरदार जी, लेकिन मीनार तो एक भी जेब में नहीं रखा जाता। आप 4 की बात कर रहे हैं। खैर छोड़िए, 1-4 के चक्कर में क्या पड़ना। क्या शुभ नाम है आपका? सिख बोला, ज्ञान सिंह। जवाब ने उसके तमाम शकूक खत्म कर दिए। खान ने अपना कोड नाम दोहराया, मुझे बलराज कहते हैं। 5-6 इसी किस्म के फिक्रों के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपनी शनाख्त मुकम्मल करवा दी। नौवारिद सिख ने उसे वहां से उठने का इशारा किया और दोनों पैदल चलते आपस में बेतकल्लुफी से बातें करते बाहर तक आ गए। एक नजदीकी होटल शायद ज्ञान सिंह ने पहले ही से इस मकसद के लिए ताड़ रखा था। खान को वो उस होटल के एक मैले कुचैले कैबिन में ले गया। चाय का ऑर्डर देकर दोनों ने एक एक लिफाफे का तबादला किया। खान वाले लिफाफे में रडार स्टेशन का ब्लूप्रिंट, सेफ हाउस कुमार और अजय साहनी के मुतालिक मालूमात दर्ज थी और ज्ञान सिंह वाले लिफाफे में उसके लिए ताज़ा हिदायत और अहकामात तहरीर थे। दोनों ने एक बात भी फालतू नहीं की थी और जैसे ही खान ने चाय की प्याली खत्म की, उसके हमराही ने खड़े होकर सत श्री अकाल कहते हुए उसके सामने हाथ बांध दिए। ये इशारा था उसके लिए यहाँ से जाने का और ज्ञान सिंह को तन्हा छोड़ देने का। दमे रुखसत उसने ज्ञान सिंह की आंखों में नमी तैरते हुए महसूस की। ज्ञान सिंह से अलग होकर वो भी कदरे परेशान सा हो गया था। जाने ये कौन था, उसका क्या नाम था? उसकी आंखों में तैरती नमी ने इस बात का एहसास तो खान को दिला दिया था कि ज्ञान सिंह ने भी उसकी तरह अपनी शख्सियत पर जाने कितने खौल चढ़ा रखे हैं और वो कोई गैर नहीं, उसका ही हम वतन और हम मजहब है। जाने उस जैसे कितने पाकिस्तानी अपनी जाने हथेली पर रखे यहाँ सरगर्म अमल हैं। ये लोग दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर अपने वतन की आंखें बने यहाँ भेस बदले वतन के मफादात की निगरानी कर रहे हैं। जाने इस राह पुरखार में कितनी सऊबतों का सामना उन्हें करना होता होगा। अक्सर अपनी जान से भी गुजर जाते होंगे, लेकिन कौन याद रखता होगा उन्हें, किसे एहसास होगा। अक्सर कुछ गुमनाम जाले दियारे गैर में अपनी जमीन की सलामती की नजर हो चुके होते हैं, लेकिन तारीख में कभी भी उनका नाम नहीं आता क्योंकि वो मरते वक्त भी पराया भेस बदले हुए होते हैं। ज्ञान सिंह को अमानत सौंप कर वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। ये मामूली बात नहीं थी। इब्तिदा ही में उसके पास कुमार जैसा सेफ हाउस और कॉर्पोरल अजय साहनी जैसे मकामी दोस्त मौजूद थे। अब उसे अपना ज्यादातर खेल इन्हीं 2 मोहरों के गिर्द खेलना था। वो चाहता तो भी मिस्टर सुहाय के यहाँ पहुंच जाता, जहाँ उसे मुकम्मल अमान हर तरह मुयस्सर थी, लेकिन नहीं। उसने सोचा पहले उसे अपना हुलिया बदलना था। भटिंडा में उसने दिल्ली में अपने नए और मुस्तकबिल के घर के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट छोड़ दी थी और उसे उम्मीद थी कि इस लिफाफे में दिल्ली के मुतालिक ही हिदायत मौजूद होंगी। फिलवक्त वो लिफाफा खोलकर देखने के लिए बेचैन हो रहा था और इस मकसद के लिए उसे कोई वीराना दरकार था। उसने ख्याल किया क्यों ना कनॉट प्लेस चलूं और एक रिक्शे में वो उस तरफ रवाना हो गया। कनॉट प्लेस जमुना किनारे बनी वो बस्ती थी जो कभी दिल्ली के शुरफा का मस्कन रही होगी, लेकिन आज वहाँ शराफत नाम की कोई शय उसे दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि बेहयाई का मस्कन दिखाई पड़ता था। बाग के एक एक वीरान कुंज में जो मकामी कॉलेजों
शादियों की लड़कियों और लड़कों के बेहुदा और नीम बरहना माहौल से अभी तक महफूज था, वो एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। उसके चारों तरफ धूप रक्स कर रही थी। नर्म और पुरसुकून धूप ने अपनी गोद सारी दुनिया के लिए वाह कर रखी थी। ठंडी हवा के साथ इस धूप ने उसे बहुत सुकून बख्शा। उसने चारों अतराफ माहौल का सरसरी नजरों से जायजा लिया और मुतमईन होकर लिफाफा चाक कर लिया। सबसे ऊपर एक मकामी बैंक का 20,000 रुपए का चेक उसके लिए मौजूद था, जिसके साथ एक खाली कागज पर कहीं कहीं पीले धब्बे उसे दिखाई दे रहे थे। अपनी जेब से माचिस निकालकर उसने तीली सुलगाई और कागज को आंच देने लगा। जल्द ही लफ्ज नुमाया होकर उभर आए। उसकी अब तक की भाग दौड़ को, खुसूसन नत्था सिंह जैसे गद्दार और डबल क्रॉस का उसके हाथों अपने अंजाम को पहुंच जाना बहुत सराहा गया था और इस कारनामे पर उसे बाकायदा मुबारकबाद दी गई थी। खान को इस बात की इजाजत दे दी गई थी कि वो दिल्ली में सुहाय घराने का कवर हासिल कर ले। उसके साथ ही मुख्तसर तरीन अल्फाज में एक मकामी काम बताया गया था और अगले अहकामात हासिल करने और मकामी काम को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए अगले चंद रोज की आरवी लिखी गई थी। कागज और लिफाफा उसने जलाकर राख कर दिया और राख को पांव से अच्छी तरह मसल डाला। अब उसका रुख कनॉट प्लेस की मकामी आबादी के किसी बड़े रेडीमेड गारमेंट स्टोर की तरफ था। घंटे डेढ़ की मगज खपाई के बाद बिलाखिर उसे मतलूबा अशिया मिल गईं और जब वो वहां से फारिग होकर बाहर निकला तो न सिर्फ ये कि उसके हाथ में मौजूद इटैची केस में जरूरियात जिंदगी की हर शय थी, बल्कि उसका अपना हुलिया भी बिल्कुल बदल चुका था। अब वो पहले वाला अरुण कुमार शर्मा बन चुका था और थोड़ी देर बाद वही अरुण कुमार शर्मा एक टैक्सी की पिछली सीट पर बड़े इत्मीनान से बैठा रघुनाथ सुहाय के घर की तरफ जा रहा था। पहाड़गंज की इस आबादी तक पहुंचने में उसे बमुश्किल आध घंटा लगा था। यहाँ एक छोटी सी सरकारी कॉलोनी में वो लोग रहते थे। ये कॉलोनी एक तरह से नई और पुरानी दिल्ली का संगम भी थी। उसने ड्राइवर को मिस्टर सुहाय का नंबर बता दिया था और अब वो खुद ही मकान ढूंढने का तरद्दुद कर रहा था। ड्राइवर ने टैक्सी गेट के ऐन सामने लाकर खड़ी कर दी। दरवाजे के बाहर उसे किशोर खड़ा नजर आया, जो खान की नजर पड़ते ही तेजी से भागता हुआ अंदर चला गया। शायद घर खबर करने गया था, क्योंकि खान के टैक्सी वाले को फारिग करने तक दोबारा किशोर, आशा और अपनी माँ के साथ गेट पर पहुंच चुका था। आशा ने उसे देखते ही नारा बुलंद किया, अरे भैया। खान ने झुककर मिसेस सुहाय के पांव छुए, पाए लागू माता जी, जिन्होंने उसे खड़े होते हुए अपने पोपले मुंह से बेशुमार दुआओं और बोसों से नवाज दिया था। किशोर ने उसका नन्ना सा इटैची केस थाम लिया और वो घर वालों की मायत में अंदर दाखिल हो गया। 3 कमरों, एक स्टोर, किचन और ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल ये खूबसूरत सा मकान ही शायद सुहाय की जिंदगी भर की कमाई का निचोड़ था। खान के लिए उन लोगों ने पहले ही से अलग बंदोबस्त कर रखा था। उसे दरवाजे के बिल्कुल साथ वाला कमरा दे दिया गया। खान की नजरें अभी तक बड़ी बेताबी से घर का जायजा ले रही थी। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो 1 घंटे से पहले नहीं आएगी। उसे चंद मिनट के लिए अकेला पाकर आशा ने फट से कह दिया। खान बोला, नहीं भाई, मैं तो आपका मकान देख रहा था। आशा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसके बाजू पर हाथ मारा, अरे महाराज, हमसे क्या पर्दा, और फिर कहकहा लगाकर हंस दी। खान ने भी उसके साथ हंसने में किसी बुखल से काम नहीं लिया था। ये कमरा शायद उन लोगों ने भटिंडा से वापस आने के फौरन ही बाद उसके लिए मखसूस कर दिया था। कमरे में पलंग नया नया लगाया गया था और दीवार पर एक खूबसूरत पेंटिंग भी लटक रही थी। जब उसने एक कोने में रखी मेज पर सजे फूलों के एक गुलदस्ते को अपनी जगह से आदत के मुताबिक हटाकर देखना चाहा तो नीचे धरे एक कार्ड पर रमा ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखा था, इस घर में आने वाले नए मेहमान के लिए एक खूबसूरत सी तमन्ना कि वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाए। एक मगमूम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। उसे इस आर्टिस्ट लड़की पर तरस आने लगा था, जिसने एक ही मुलाकात में अपना मुकद्दर उससे वाबस्ता कर लिया था। वो हवा के एक झोंके की तरह यहाँ आया था, जाने कब कहीं और निकल जाता। माता जी तो उसे कमरे में छोड़कर रसोई में जा घुसी थी और किशोर को उन्होंने बाजार दौड़ा दिया था। आशा को भी वो बार बार हाथ बटाने के लिए रसोई में बुलाती थी, जो खान को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद ही उसके सामने हिंदू घरानों की रिवायती मेहमानदारी के नमूने बिखरे पड़े थे, जो पापड़ उसके सामने रखे थे इससे पहले खान ने शायद कभी देखे भी नहीं थे। और भी इसी तरह की बेशुमार अशिया पड़ी थी। उसने उन लोगों का दिल रखने के लिए बादले नखास्ता कुछ जहर मार कर ही लिया। रमा के कॉलेज में आज शायद कोई फंक्शन था। आशा ने तो चाहा कि वो जाकर उसे खान की आमद से मुत्तला कर दे, लेकिन खान ने उसे बड़ी सख्ती से मना कर दिया। उसने आशा की तसल्ली करवाते हुए कहा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। बूढ़ा सुहाय भी घर वालों की लान तान से बचने के लिए सुबह को घर से निकलता और फिर शाम ढले लौटा करता था। दोपहर को खाना खाने की अब उसमें हिम्मत बाकी नहीं रही थी। माताजी से इजाजत लेकर आशा और किशोर को अपने साथ लेकर कहीं सैर के
बहाने निकल गया। उसने इस दौरान दोनों बहन भाइयों की ख्वाहिशात और कमजोरियों का अंदाजा लगा लिया था। किशोर को अपने हाथ में रखना यूं भी उसके लिए नागुजीर था। ये लड़का किसी भी वक्त बिगड़कर उसके लिए दुश्वारियां पैदा कर सकता था। दोनों को साथ लेकर सबसे पहले वो बैंक पहुंचा। इतनी बड़ी रकम का चेक कैश करवाते हुए उन्होंने शायद पहली मर्तबा किसी को देखा था। यूं तो इस घर के सभी मेंबरान उसकी अमारत के कायल थे, लेकिन उसने किशोर को बतौर खास आज मरूब किया। यहाँ से दोनों बहन भाइयों के साथ वो दिल्ली के एक बड़े होटल में जा पहुंचा। खान ने वाज़े तौर पर महसूस किया जैसे उसने दोनों की कई जन्मों की छुपी हुई ख्वाहिश को पूरा कर दिया हो, लेकिन वो बेचारे एहसास कमतरी के हाथों खासे दबे दबे नजर आ रहे थे। जिस ख्याली दुनिया को उन्होंने अपना मस्कन बना रखा था, वहाँ ऐसे होटलों में जाने की ख्वाहिश तो जरूर जन्म लिया करती है, लेकिन अमली जिंदगी में शायद वो उसके नजदीक भटकने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और आज भगवान की दया से उन्हें ऐसा भाई मिल गया जिसने उनके इस ख्वाब को हकीकत का रूप दे दिया था। दोनों उस पर मिटे जा रहे थे। होटल से फारिग होते ही वो लोग अब एक बड़ी मार्केट का रुख कर रहे थे। अपनी तरफ से वो इस खानदान पर बड़ा भरपूर हमला करने जा रहा था। उसने इस घर में बसने वाले एक एक फर्द की नफ्सियात को समझ लिया था। वो जान गया था ये सब लोग महरूमी की एक अनदेखी आग में सुलग रहे थे। घर में मौजूद असबाब का अंदाजा भी उसने बखूबी लगा लिया था और उसे यकीन हो चला था कि बूढ़े सुहाय ने जिंदगी सिर्फ तनख्वाह पर ही गुजारी है। शाम गए जब वो शॉपिंग से फारिग होकर घर पहुंचे तो सुहाय घर में मौजूद था। दोनों मियां बीवी की आंखें खुशगवार हैरत से जैसे पथरा कर रह गई थीं जब उन्होंने किशोर, आशा और खान के अलावा टैक्सी ड्राइवर को भी बड़े बड़े डिब्बे और पैकेट उठाए अंदर दाखिल होते देखा। खान ने उन पर बड़ा गहरा वार किया था। एक डिब्बे में टीवी था और दूसरे में किशोर और आशा के लिए डेक। सुहाई की तो जैसे जबान ने हिलने से इनकार कर दिया। बेटा बस बाबूजी, एक लफ्ज भी ना कहिए। इससे आगे मेरा मन गवाही देता है कि जरूर किसी पिछले जन्म में आप मुझसे बिछड़ गए थे। हाँ, आप सब लोग। अब मैं सारे जन्मों का हिसाब चुका दूंगा। उसने शानदार अदाकारी का मुजाहिरा किया और आंखों में आंसू भरकर बापूजी से लिपट गया। माहौल खासा जज्बाती हो गया था। सुहाय और मिसेस सुहाय के अलावा दोनों बच्चे भी आंसू बहा रहे थे और चारों खान से बारी बारी लिपट कर उसे नजरे अकीदत पेश कर रहे थे। जाने बेचारे कब से तरस रहे थे इन दोनों चीजों के लिए। वो बेशुमार पैकेट उन दोनों चीजों के अलावा जिनमें आशा और किशोर जीन्स, बापूजी और माताजी के लिए सिले और अनसिले कपड़े और रमा के लिए 2 साड़ियां थीं। खान ने इस मौके पर मिसेस सुशील और उसके बच्चों को भी फरामोश नहीं किया था। वो जानता था कि आज की मजबूत सरमायाकारी पर ही उसने अपने मुस्तकबिल की बुनियादें उस्तवार करनी हैं। किशोर और आशा तो खुशी से दीवाने हुए जाते थे। दोनों बूढ़े बार बार टीवी और डेक को छूकर शायद इस बात का यकीन कर लेना चाहते थे कि वाकई वो ख्वाब तो नहीं देख रहे। शाम ढले जब रमा घर पहुंची तो घर का नक्शा बदला हुआ देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। खान यूं ही हवाखोरी के बहाने थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया था। वो जिस इलाके में कयाम पजीर होने वाला था उसका जायजा लेना भी जरूरी था। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि ये कोई मोहल्ले टाइप जगह नहीं थी, वरना अब तक उसकी शोहरत के फसाने जबान ज़दे आम हो चुके होते। यहाँ ज्यादातर दूसरे दर्जे के सरकारी और गैर सरकारी अफसरान ही रिहाइश पजीर थे और ये लोग खुद को मुहज्जब और तालीम याफ्ता जाहिर करने के लिए एक दूसरे के मामलात में कम ही दखल दिया करते थे। ना ही किसी घर को इल्म होता था कि दूसरे घर में क्या हो रहा है। लेकिन टीवी का एंटीना देखकर वो ये बात जरूर जान गए थे कि जगन्नाथ सुहाय के घर टेलीविजन आ गया है। ज्यादा लोगों ने यही अंदाजा लगाया था कि महकमे से अपने बकिया जात हासिल करते ही बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है, जो उसने फजूल खर्ची शुरू कर दी। रात गए जब अरुण कुमार घर वापस आया तो उसके कमरे का हुलिया ही तब्दील हो चुका था। एक के बजाय वहाँ 3 पेंटिंग्स नस्ब थीं। कुर्सियों के कुशन बदले जा चुके थे। उसकी जूतियां सलीके से एक तरफ रखी थीं और शेव का सामान एक छोटे से सिंगार मेज पर धरा था। यह सिंगार मेज उसके कमरे में एक कोने पर रखा गया था और ताजा खरीदा हुआ नजर आ रहा था। अपनी दानिश्त में वो चोरों की तरह दबे पांव घर में दाखिल हुआ था। घर के तमाम लोग ड्राइंग रूम में जमा थे और बाहर का किसी को होश नहीं था। अभी उसने बमुश्किल कपड़े तब्दील ही किए थे जब दरवाजे का पर्दा सरका और रमा अंदर दाखिल हुई। शायद वो किसी काम से उधर आई थी। खान ने जानबूझकर कमरे की लाइट ऑन नहीं की थी। जैसे ही रमा ने बटन दबाया और रोशनी में उसकी नजर खान पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए जैसे उसकी कुव्वते गोयाई सलब होकर रह गई। फिर उसके होंठ कपकपाए। नमस्कार, उसने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए। अभी तक रमा ने अपने कपड़े भी नहीं तब्दील किए थे और वो उसके कमरे को बनाने संवारने में जुटी हुई थी। खान ने मुस्कुराते हुए बड़े मजे का खेज अंदाज में हाथ जोड़ दिए और कहा, जय हिंद। रमा मुस्कुरा
मुस्कुराए बगैर न रह सकी। रमा ने बेख्तियार कह दिया, आप हर बात में सनसनी जरूर पैदा करते हैं। खान ने कहा, हाँ रमा जी, जब जिंदगी बिल्कुल खोखली हो जाए तो आदमी अपने इर्द गिर्द यूं ही हंगामे खड़े करके इस खला को पूरा करने लगता है। रमा बोली, आप क्या हैं अरुण कुमार जी, आपने हम सबको लूट लिया, हम सबको। रमा खासी जज्बाती हो गई थी। खान बोला, नहीं रमा, ऐसी बात नहीं, हकीकत तो ये है रमा कि तुमने मुझे दोबारा जिंदा रहने की तहरीक दी है। मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रह गया था, बस मशीन की तरह दिन रात पैसे कमाते रहो। मुझे उस रोज बस में सफर करते हुए तुम्हारी आंखों में जिंदगी दिखाई पड़ी थी। रमा, मैं जाने किस जन्म से कुछ खोज रहा था, तुम सब लोगों को मिलकर यूं लगा जैसे मेरी तलाश मुकम्मल हो गई हो। रमा बोली, ये हमारा सौभाग्य है अरुण कुमार जी। वो शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। खान ने कोई लगी लिपटी रखे बगैर उसे बहुत बड़ी बात कह दी थी। वो खुद अपनी बातों पर चौंक पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि रमा के सामने भी वो आखिर एक्टर क्यों नहीं बन सकता। उसकी सारी अदाकारी रमा को देखकर धरी की धरी रह गई थी। ये कोई नेक शगुन नहीं था, इसलिए कि वो यहाँ इश्क करने नहीं आया था। दौरान तरबियत उसके उस्तादजा ने उसे फौलादी आसाब का मालिक होने के खिताब से नवाजा था, लेकिन आज उसे यूं लगा जैसे वो इस रूए जमीन पर बसने वाले करोड़ों इंसानों की तरह एक बहुत ही कमजोर इंसान है। उसने रमा से जो कुछ कहा यकीनन उसके दिल की आवाज थी। आज तक उसे दिमाग के इस्तेमाल की तरबियत ही दी गई थी। ये दिल का मामला क्या था, कितना जानलेवा था, इसका एहसास तो उसे कभी ना हो सका था। रमा ने उसे कहीं दूर खोए देखकर करीब लाने की कोशिश की। कैसा लगा आपको हमारा घर? खान ने गुफ्तगू का रुख बदलना चाहा। हमारा घर? क्या मतलब भाई, मेरा घर कहो। अपना घर कैसा ही हो स्वर्ग लगता है। ये पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं। रमा ने अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर बिजली गिराई। वाकई? खान बोला, हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आता क्या? वो बोली, नहीं। खान ने पूछा, क्यों? बोली, इसलिए अरुण कुमार जी कि ये तो एक नालायक मुसव्विरा की बनाई हुई है। खान ने कहा, यानी मिस रमा सुहाई की? आशा अचानक ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। खान को यकीन था कि वो छुपकर अभी तक दोनों की गुफ्तगू सुनती रही है। उसकी इस तरह आमद रमा को वाकई नागवार गुजरी थी, लेकिन आशा चुप न रह सकी। उसने बड़े शरारती लहजे में कहा, मैं भी कहूँ, आखिर रमा जी कहाँ गायब हो गयी? खान ने कहा, रमा, अगर ये तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं तो वाकई तुम लाजवाब आर्टिस्ट हो। तुम्हारे जहन की सारी खूबसूरती तुम्हारी उंगलियों के रास्ते इस कैनवस पर बिखर गई है। खान वाकई पेंटिंग्स से खासा मुतासिर नजर आ रहा था। तीनों एक दूसरे के ताक़ुब में ड्राइंग रूम में चले आए। दोनों मियाँ बीवी और किशोर उसे आते देखकर इस तरह एहतरामन उठकर खड़े हो गए जैसे उनका मुर्शिद अंदर दाखिल हुआ हो। किशोर ने भैया जी का विर्द करते उसे जबरदस्ती अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। उसने अभी से जीन्स पहन ली थी। रात गए तक वो लोग टीवी के गिर्द जमा रहे। खाना सबने वहीं खाया। अपनी अपनी थालियां सामने रखे वो टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे रहे। उनकी भूख तो जैसे बिल्कुल ही गायब होकर रह गई थी। खान और सुहाय खान के कमरे में चले आए। खान ने उसे बता दिया था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब उसकी चौखट से आन लगा है। उसने सुहाय को यह भी बता दिया था कि मुल्क भर में उसका हजारों रुपया उधार में फंसा हुआ है, जो कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बनती है, और उसके भाइयों ने बड़ी चालाकी से ये सारा उधार उसके खाते में डाल दिया है। उसने अपने पास मौजूद 15,000 रुपए सुहाय के सामने रखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुहाय के पास उस वक्त तक अपनी सर्विसेज के बकाया जात में से बमुश्किल 8-10 हजार रुपए ही बचे थे। खान ने उसे इस बात के लिए रजामंद कर लिया था कि सुहाय और वो मिलकर एक कंपनी बनाएं और खुद को फौज, पुलिस वगैरह में रजिस्टर करवा कर वहां से छोटे छोटे सप्लाई ऑर्डर वसूल कर लिया करें। रजिस्ट्रेशन का जिम्मा भी उसने खुद ही ले लिया था। सुहाय ने उसकी हिदायत पर आमन्ना सदकना कह दिया। खान ने उसके सामने मुस्तकबिल की एक ऐसी शानदार तस्वीर खींची थी कि बूढ़ा सुहाय अभी से खुद को लखपति ठेकेदार महसूस करने लगा था। खान का दिल गवाही दे रहा था कि वो जरूर बतौर C या B क्लास सप्लायर्स खुद को रजिस्टर करवा लेगा। रिश्वत से यहाँ कुछ काम नहीं हो सकता था। इसका अंदाजा उसने बखूबी लगा लिया था। एक मर्तबा आर्मी की बैरकों तक रसाई हासिल कर लेने के बाद वो अपने मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकता था, इसका भी उसे बखूबी अंदाजा था। सुहाय के नाना करने के बावजूद खान ने वो सारी रकम जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दी। जाते जाते उसने आंखों में आंसू भरकर और बड़े रिक्कत आमेज लहजे में जगन्नाथ सुहाय से इल्तिजा की, बापूजी, भगवान के लिए कभी भूल कर भी मेरे माजी से मुताल्लिक कोई बात मुझसे न पूछिए। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ मैंने आज ही आपके घर जन्म लिया है और पिछला जन्म मैं भूल चुका हूँ। सुहाय ने बेकरार होकर उसे सीने से लगाया और इस बात का विश्वास दिलाया कि इस खानदान और बरादरी का कोई फर्द कभी ये तसव्वुर भी नहीं करेगा कि वो कोई और है। वो सब उसके जज्बात का हर तरह एहतराम करेंगे। खान के समझाने पर सुहाय ने यह भी कहा था कि वो हर मिलने वाले को यही बताएगा कि अरुण कुमार उसके मरहूम दोस्त का इकलौता बेटा है
जिसके माँ बाप हादसे में मर चुके हैं और वो अब उसी के पास रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका बाबूजी, जाने आपके एहसानात का बदला कभी चुका भी पाऊंगा या नहीं। खान ने आंखों से आंसू पूंछते हुए सुहाय को कहा। और इतनी देर में रमा भी अपनी माता, बहन और भाई के साथ कमरे में दाखिल हो गई। उस वक्त वो दोनों, उसका बापू और खान, गहरी सोचों में डूबे हुए थे। उसका बाप तो एक जवान बेटे के मिल जाने पर भगवान का जी ही जी में शुक्रिया अदा कर रहा था और खान इन ख्यालों में गुम था कि मुस्तकबिल की इस मंसूबाबंदी में कोई खला तो बाकी नहीं रह गया। आप लोग कहाँ खो गए हैं? उसकी माता ने सुहाय को झंझोड़ा तो वो बोला, यहीं तो हम हैं, इस कमरे में। माता जी बोली, तो फिर बच्चों को सोने दें, रात काफी बीत गई है। ये सुनते ही सब ने अपने अपने कमरों की राह ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।